हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मांग। मांग चैप्टर बच्चों का सबसे फेवरेट चैप्टर होता है और इसके अंदर से एग्जाम के अंदर कई सारे क्वेश्चंस हमारे 11th क्लास में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मांग का सिद्धांत। फर्दर मांग का जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, तो मांग के चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है मांग का सिद्धांत और दूसरा होता है मांग की लोच। तो मांग के चैप्टर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और अच्छा, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारी सेकेंड यूनिट होती है। सेकेंड यूनिट है हमारा उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता के व्यवहार यूनिट के अंदर टोटल 3 चैप्टर है। मांग का सिद्धांत, इसके अलावा मांग की कीमत लोच और इसके अलावा एक उपभोक्ता संतुलन। तो 3 चैप्टर है, जिसमें से आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं मांग का सिद्धांत। तो मांग का सिद्धांत एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और आज इसका हम लोग पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर हम सबसे पहले सीखने वाले हैं कि मांग का अर्थ क्या होता है, और दूसरे नंबर पे हम सीखने वाले हैं मांग को प्रभावित करने वाले या फिर व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले क्या तत्व होते हैं। तो दो बातें आज की क्लास के अंदर हमारे ये 2 टॉपिक रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मांग का अर्थ क्या होता है। देखो, मांग के अर्थ को आपको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो एक घड़ी है, मार्केट के अंदर एक घड़ी है जिसका प्राइस 10,000 रुपए है और वो घड़ी हमारे को काफी पसंद आ गई। तो मांग का मतलब क्या होता है? मांग का मतलब क्या होता है? एक घड़ी हमारे को मार्केट में पसंद आई, इसका मतलब उसे खरीदने की मन के अंदर इच्छा पैदा हो गई, ठीक है। अब अगर हमारे पास जेब के अंदर हम देखेंगे कि भाई हमारे को घड़ी पसंद आई, तो क्या मैं इसे खरीद पाऊंगा या नहीं खरीद पाऊंगा। तो मैंने अपनी जेब के अंदर देखा तो मेरी जेब में या तो 10,000 रुपए हैं या 10,000 रुपए से ज्यादा पैसे हैं। इसका मतलब उस घड़ी को खरीदने के लिए मैं एबल हूं, यानी योग्य हूं, मैं उस घड़ी को खरीद भी सकता हूं। अब सवाल यह आता है कि क्या यार वो पैसा मैंने किसी और चीज के लिए तो नहीं रखा? ऐसा है क्या वो पैसा पूरी तरीके से फ्री है जिसे मैं सीधा घड़ी पर खर्च कर सकता हूं? इसका मतलब क्या मैं उस घड़ी के ऊपर पैसे खर्च करने के लिए तत्परता रखता हूं कि नहीं रखता, यानी कि विलिंगनेस रखता हूं कि नहीं रखता। तो 3 बातें मैंने बताई। एक घड़ी मुझे मार्केट में 10,000 रुपए की पसंद आई, यानी कि मेरे अंदर उसे खरीदने की इच्छा पैदा हुई। दूसरा, मैंने देखा मेरे जेब में 10,000 रुपए है या नहीं है, तो मैंने देखा 10,000 से ज्यादा है, इसका मतलब वो मेरी क्रय शक्ति के अंतर्गत आता है। और उसके बाद मैंने देखा क्या ये 10,000 रुपए मैं इस घड़ी पे खर्च कर दूं, यानी कि मेरी विलिंगनेस है, यस, मैं उस पर खर्च करने के लिए तैयार भी हो गया। इसे हम लोग कह देते हैं मांग। अब देखो, ये 3 वर्ड में जो बच्चा डिफरेंस समझ नहीं पाया उसे मांग को कभी नहीं समझ पाएगा। इसके अलावा एक वर्ड होती है आवश्यकता। हम कई बार आवश्यकता और इच्छा को भी मांग समझ बैठते हैं, जो बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। फिर इस आवश्यकता और इच्छा कभी भी मांग नहीं हो सकती। अब समझते हैं हम लोग आवश्यकता का मतलब क्या होता है। एक घड़ी 10,000 रुपए की मैंने मार्केट के अंदर देखी और उसे खरीदने की मेरे मन के अंदर क्या पैदा हुई? इच्छा पैदा हुई, यानी मेरे मन में खरीदने की इच्छा पैदा हुई, जैसे मांग के अंदर हुई थी। और मेरी जेब के अंदर 10,000 रुपए भी अभी हैं या 10,000 रुपए से ज्यादा हैं, लेकिन वो 10,000 रुपए मैं अभी जेब से निकालकर घड़ी पे खरीदने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे दोस्त ने बोला भाई तुझे पसंद है, तेरे पास 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो इस घड़ी को खरीद ले। मैंने बोला नहीं यार, अभी नहीं खरीदना, ये पैसे मैंने किसी और काम के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये सिर्फ आवश्यकता है, मांग नहीं है, क्योंकि मेरे मन में किसी चीज को खरीदने की इच्छा है, क्रय शक्ति है, लेकिन मैं उस पैसे को निकालकर उस घड़ी पर खर्च नहीं करना चाहता, तो ये मांग नहीं है, ये सिर्फ आवश्यकता है। एक होता है इच्छा। मेरे को एक घड़ी पसंद आई 10,000 रुपए की और मैं उस वस्तु को खरीदने की सिर्फ चाहत रखता हूं, ना तो मेरी जेब में 10,000 रुपए हैं और 10,000 रुपए है नहीं तो खर्च करने की तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। तो अगर हम किसी चीज को सिर्फ खरीदने की इच्छा भर रखते हैं, इच्छा, तो कोई कार हमारे सामने से निकल जाती है, एक कार कितने रुपए की है? 10 लाख रुपए की कार है, तो हम इच्छा जताते हैं काश मेरे पास होती। तो ये सिर्फ इच्छा है। तो इच्छा, आवश्यकता और मांग में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कई बार बच्चा इच्छा और आवश्यकता को मांग समझ बैठता है, तो अब आपको मांग समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग मांग की डेफिनेशन पे। मांग एक वस्तु की वह मात्रा है, एक वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय अवधि में प्रत्येक संभव कीमत पर खरीदने के इच्छुक और समर्थक होता है। तो आप सारे बच्चों को यह समझना है कि किसी चीज को खरीदने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए हमारे जेब में पैसा यानी क्रय शक्ति भी है और उसे खरीदने के लिए हम तैयार भी हो गए, ठीक है। इसके साथ 3 एलिमेंट आपको और भी जोड़ना है, और वो 3 एलिमेंट क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। वो 3 एलिमेंट है हमारा
मात्रा प्लस समय, ठीक है, और प्लस कीमत। एक विशेष समय के अंदर एक विशेष कीमत पर एक विशेष मात्रा किसी वस्तु की खरीदने की इच्छा रखना, खरीदने का क्रय शक्ति रखना और खरीदने के लिए तत्पर रखना ही क्या कहलाता है? मांग कहलाता है। ठीक है, तो आई होप मांग की डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मांग के तत्व क्या है? मात्रा होनी चाहिए, कीमत होनी चाहिए, समय होनी चाहिए, खरीदने की इच्छा और खरीदने की क्षमता। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूं। मेरे घर के अंदर एक महीने में 20 किलो चावल का कंजम्पशन किया जाता है और 1 किलो चावल का रेट 40 रुपए। अब मैंने यहां पर क्या क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया कि 20 किलो गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है मेरे घर में। कितने दिनों के अंदर भाई? 1 महीने के अंदर किया जाता है और उसका कीमत उसकी कितनी है? 40 रुपए पर केजी है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि डिमांड की डेफिनेशन में, मांग की डेफिनेशन में मात्रा, समय, कीमत, इच्छुक और समर्थक सारी चीजें होनी चाहिए। अदरवाइज मैं कहता हूं कि मैं गेहूं खरीदता हूं, ये मेरी गेहूं की मांग को नहीं दिखाता। मैं चावल खरीदता हूं, अरे भाई कितना खरीदते हो, क्या प्राइस है, कितने टाइम में खरीदते हो, तो इसका मतलब यह है कि मात्रा, समय और कीमत मांग की डेफिनेशन के अंदर होना चाहिए, वरना आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, किसी वस्तु के लिए मांग का अर्थ वस्तु को खरीदने की वह इच्छा है जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति और खर्च करने की तत्परता होती है। तो उसी बात को मैंने यहां पर आपको दिखाया। इच्छा, आवश्यकता और मांग तीनों क्या होते हैं? डिफरेंट वर्ड है। एग्जाम में अगर डेफिनेशन 1 नंबर की आती है तो आप ये डेफिनेशन एग्जाम के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इच्छा, आवश्यकता और मांग के बीच में आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इच्छा, आवश्यकता और मांग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट नंबर पे हम आ जाते हैं, हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अगला टॉपिक यह है कि मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है। अब यहां पर लिखा है व्यक्तिगत मांग। देखो, मांग जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है व्यक्तिगत और एक होता है बाजार। ठीक है, किसी बाजार के अंदर 5000 लोग मान लो शॉपिंग करते हैं, 5000 लोग लगभग शॉपिंग करते हैं और उसी बाजार का हिस्सा एक मैं भी हूं, तो उन्हीं 5000 लोगों में मैं भी काउंट होता हूं। तो सिर्फ मेरी मांग को कहेंगे व्यक्तिगत मांग, और बाजार में जो 5000 लोग सामान खरीद रहे हैं, अगर सबकी मांग को जोड़ दिया जाए तो इसे अपन कह देते हैं बाजार मांग। तो हमारे सिलेबस में दोनों है, पहले हम व्यक्तिगत मांग पढ़ेंगे फिर हम बाजार मांग। सबसे पहले हम आ जाते हैं व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके चेंज होते ही मांग चेंज हो जाता है? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके चेंज होते ही हमारी मांग चेंज हो जाती है? सबसे पहला, वस्तु की अपनी कीमत। एक बात बताइए, कई बार हमने कहीं पर देखा है कि मार्केट में सेल लग जाती है, तो सेल लगते ही वहां पर लोगों की एक भीड़ सी आ जाती है। रीजन क्या है? यार जो शर्ट आपको 500 की मिलती है वो सेल में आपको 200 रुपए की मिल रही है, तो भीड़ तो लगना ही है। एसएन मार्केट में इतनी सारी लड़कियां शॉपिंग करने क्यों जाती है, आप मुझे बताओ? क्योंकि वहां पर जो कपड़े मार्केट में हजार रुपए के मिल रहे हैं वो वहां पर आप लोगों को सिर्फ 500 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए में मिल रहे हैं, तो इसलिए वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है। तो एक चीज पता चलता है कि अगर आप किसी चीज की कीमत को कम कर दो तो जाहिर सी बात है उसकी मांग बढ़ेगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप उस चीज की कीमत को बढ़ा दो तो कहीं ना कहीं उसकी मांग कम हो जाती है। इसका मतलब मांग, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, तो यही बात यहां पर लिखी गई है। तो मांग को प्रभावित करने वाला सबसे पहला तत्व होता है वस्तु की अपनी कीमत। नेक्स्ट नंबर पे यहां पर लिखा हुआ है उपभोक्ता की अभिरुचि, प्राथमिकता या फिर फैशन। भाई मार्केट के अंदर किसी चीज का फैशन, अभिरुचि और प्राथमिकता भी मांग को प्रभावित करती है। मार्केट में कई बार किसी चीज का फैशन आ जाता है, तो जब फैशन आ जाता है उस चीज का तो लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं और उसकी मांग बढ़ जाती है। अगर कोई चीज आउट ऑफ फैशन हो गया तो मार्केट के अंदर लोग उसे कम खरीदते हैं, उसकी मांग कम हो जाती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हम किसी चीज के अंदर अभिरुचि लेने लग जाए, अभिरुचि मतलब किसी चीज के अंदर हम इंटरेस्ट लेने लग जाए, भाई हमने कहीं के गोलगप्पे खाए वो हमारे को पसंद आ गया, हमने कहीं के मोमोज खाए, हमने कहीं का पिज्जा खाया वो हमें पसंद आया, तो हम बार बार वहां विजिट करते हैं, उसकी मांग को बढ़ा देते हैं, और पसंद नहीं आया तो हम उसकी मांग को कम कर देते हैं। प्राथमिकता, अभी देखो एप्पल और सैमसंग में आपने प्रीफरेंस दे दी कि मुझे एप्पल का फोन खरीदना, तो आपके लिए एप्पल के फोन की मांग बढ़ जाएगी और सैमसंग के फोन की मांग कम हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि जिस चीज का फैशन मार्केट में बढ़ेगा
ठीक है। जिस चीज की अभिरुचि मार्केट में बढ़ेगी, जिस चीज की प्राथमिकता मार्केट में बढ़ेगी, हमेशा उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज के लिए अभिरुचि कम हो रही है, प्राथमिकता कम हो रही है और उस चीज का फैशन मार्केट से जा रहा है, तो हमेशा उसकी मांग आपको कम देखने के लिए मिलेगी। अभी देखो लड़के पैंट, इस तरह की पैंटें पहनकर घूमते रहते हैं, तो आपने ये देखा होगा ये क्या है, ये फैशन में है, ठीक है। जो चीज फैशन में होगा, देखो वैसे साबुत पैंट के लिए लोग इतने पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये डैमेज पैंट है, इसके लिए लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। फटी हुई पैंटों के लिए लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम किसी फटी हुई पैंट के लिए, जो पैंट बिल्कुल ठीक है, उससे ज्यादा प्राइस उसके लिए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। रीजन क्या है कि भाई ये फैशन में चल रहा है, फैशन में चल रहा है तो इसकी मांग बढ़ती जा रही है। अगले नंबर पे है परिवार में सदस्यों की संख्या में परिवर्तन। ये कोई बताने वाली बात नहीं है। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं और 3 सदस्य और आ जाए मेहमान, भाई 1 महीने के लिए मेहमान आ गए, कई बार मेहमान होते हैं जल्दी जाते नहीं है, उस तरह के मेहमान भी आ जाते हैं घर में। तो मान लेता हूँ 1 महीने के लिए आपके घर में मेहमान आ गए, तो क्या होगा, आटे का खर्चा, आटे की मांग बढ़ जाएगी, चीनी की मांग बढ़ जाएगी, है ना, चाय की मांग बढ़ जाएगी, आपके घर में हर चीज की मांग कहीं ना कहीं आपके घर में बढ़ने लग जाएगी। सेम जब वो परिवार के अंदर से चले जाएंगे तो मांग कम हो जाएगी। तो परिवार के सदस्य बढ़ने से मांग बढ़ती है और परिवार के सदस्य कम होने से मांग कम हो जाती है। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। ये तीसरा पॉइंट था और ये चौथा पॉइंट है, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। अगर आपको पता चल जाए कि कल कोई चीज महंगी होने वाली है, जस्ट लाइक मैं आपको ऐसा बताता हूं कि आपको अभी प्याज जो है ना 30 रुपए केजी मिल रहा है, अभी आपको प्याज 30 रुपए किलो मिल रहा है और अभी अभी न्यूज आ जाए, ठीक है, कि कल से जो प्याज है ना, प्याज की शॉर्टेज हो जाएगी और प्याज आपको 100 रुपए किलो भी मिल सकता है। तो आप क्या करोगे, अगर फ्यूचर में कोई चीज महंगी होने वाली है तो हम उसको अभी जल्दी खरीदना शुरू कर देंगे, भले वो थोड़ा भी महंगा होगा। मान लो अगर अभी 40 रुपए भी हो जाएगा ना, तो भी आप उसको जल्दी खरीदोगे यार, क्योंकि कल तो 100 रुपए मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर कोई चीज फ्यूचर में महंगी होने वाली है, भविष्य में महंगी होने वाली है, तो अभी उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और फ्यूचर में अगर कोई चीज सस्ती होने वाली है, मान लो यही प्याज अभी 30 रुपए मिल रहा है और आपको पता चल जाए कल से 20 रुपए केजी मिलेगा, तो आप आज इसकी मांग को कम कर दोगे, आप वेट करोगे कि मैं इसको कल खरीदूंगा। तो भविष्य में अगर कीमत परिवर्तन की संभावना है तो वो भी हमारे मांग को क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है। तो ये मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिए। अगला जो 5वां पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर तो हम डायग्राम वगैरह भी आगे सीखेंगे। पॉइंट क्या है, उपभोक्ता की आय। देखो अगर कोई बंदा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहा है और आप उससे पूछोगे कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम चेंज होगी तो उसके मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो बंदा तो यही जवाब देगा। देखो अगर कोई बंदा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहा और हम उससे पूछते हैं कि इनकम से मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई व्यक्ति बोलेगा यार हमारी इनकम बढ़ेगी, मान लो मेरी इनकम 30,000 रुपये और मेरी 30,000 से 50,000 रुपये हो जाए, तो कहीं ना कहीं मैं कपड़ों के ऊपर खर्चा बढ़ा दूंगा, जूतों के ऊपर खर्चा बढ़ा दूंगा, खाने पीने के ऊपर खर्चा बढ़ा दूंगा और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपना खर्चा बढ़ा दूंगा। तो नॉर्मल ऐसा लगता है कि इनकम बढ़ने से, आय बढ़ने से आपकी मांग बढ़ती है और आय कम होने से आपकी मांग कम हो जाती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो वस्तुएं होती हैं वो 2 तरीके की होती है। वस्तुएं 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारी सामान्य वस्तु और एक होती है हमारी घटिया वस्तु। सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु, देखो सामान्य वस्तु वो वस्तु होती है जो थोड़ा सा क्वालिटी वाइज अच्छा होता है। जैसे हर चीज में आपको सामान्य और घटिया चीजें मिल जाएंगी। दूध लेने जाते हो, फुल क्रीम दूध सामान्य है और टोन्ड दूध क्या है, घटिया है। शर्ट लेने जाते हो तो हजार रुपए की, 800 रुपए, 900 रुपए की जो शर्ट है वो थोड़ा क्वालिटी वाइज अच्छी होती है। वहीं पे 250 रुपए की शर्ट भी आती है, लेकर आते हैं वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो वो मान लो ग्रीन कलर की शर्ट है तो बाकी कपड़े तो ग्रीन हो जाते हैं और वो व्हाइट हो जाता है। तो इस तरह की शर्ट भी आती है मार्केट के अंदर जिसके कलर बहुत जल्दी उतर जाते हैं, तो वो क्या है, घटिया है। अब मैं आपसे एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन करता हूं कि इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर हमारी आय बढ़ जाएगी तो हम अच्छी चीजों को तो ज्यादा खरीदेंगे ना, हम अच्छे कपड़े। भाई अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मैं 250 वाली शर्ट थोड़ी खरीदूंगा, मैं तो 1000 वाली शर्ट खरीदूंगा। मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं अच्छे क्वालिटी के जूते पहनना शुरू करूंगा। मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं टोन्ड दूध तो पीऊंगा नहीं, मैं तो ओरिजिनल दूध, फुल क्रीम दूध पीना शुरू कर दूंगा। तो इनकम बढ़ने पर अच्छी चीजों की मांग बढ़ जाती है और इनकम कम होने पर अच्छी चीजों की मांग कम हो जाती है। लेकिन इसका उल्टा होता है घटिया चीजों में। जब हमारी इनकम बढ़ती है
जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम घटिया चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम घटिया शर्ट क्यों खरीदेंगे, हम घटिया दूध क्यों पिएंगे। तो इनकम बढ़ने से हम घटिया चीजों की मांग कम कर देते हैं और इनकम कम होने से हम घटिया चीजों की मांग फिर से बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये पूरी समरी है। जब भी हमारी आय में परिवर्तन होता है, आपको याद रखना है कि जब भी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आय बढ़ने से मांग बढ़ गई, आय कम होने से मांग कम होगी। भाई आप ये भी तो देखो वस्तु किस नेचर का है। ठीक है, अगर आपकी वस्तु सामान्य वस्तु है तो आय बढ़ने पर मांग बढ़ेगी, आय कम होने पर मांग कम हो जाएगी। और अगर आपकी वस्तु घटिया वस्तु है तो आय बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी और आय कम होने पर मांग बढ़ जाएगी। तो सामान्य और घटिया वस्तु आपको समझ में आ ही गया होगा। और मांग दोनों को अलग अलग तरीके से, दोनों की मांग अलग अलग तरीके से प्रभावित होती है आय में परिवर्तन होने पर। अगले नंबर पे हमारी संबंधित वस्तुओं की कीमत। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है जिसका असर दूसरे वस्तु की मांग पर पड़ जाता है। अब देखो पेप्सी और कोका कोला बिल्कुल सेम रेट पर बिक रहे हैं, 45 रुपए में मान लो उनकी एक बोतल आती है। कोका कोला वाला बोलता है नहीं जी मैं 45 में नहीं बेचूंगा, मैं तो बेचूंगा 60 रुपए में। उसने वो 45 वाली बोतल 60 की कर दी। तो जो कोका कोला पी रहे थे वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे पेप्सी की तरफ। देखो पेप्सी के प्राइस में चेंज नहीं हुआ लेकिन फिर भी पेप्सी की मांग बढ़ी क्योंकि कोका कोला महंगा हो गया, उसकी वजह से पेप्सी की मांग बढ़ गई। इसे हम लोग कहते हैं संबंधित वस्तु। तो संबंधित वस्तुओं में हमें क्या समझना है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं, आप ऐसे याद रख लोगे। जो वस्तुएं, हम संबंधित वस्तुएं दो तरीके की होती है। संबंधित वस्तुएं दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी स्थानापन्न वस्तु, स्थानापन्न वस्तु, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी पूरक वस्तु। ठीक है, स्थानापन्न वस्तु वो वस्तु होती है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है, स्थान पर। जैसे कि आपको शर्ट नहीं मिला तो टी शर्ट से काम चल सकता है, जैसे कि आपको पेप्सी नहीं मिला तो कोका कोला से भी काम चल सकता है, जैसे आप स्कूटी लेने गए तो आपको एक्टिवा नहीं मिला तो जुपिटर से काम चल सकता है, जैसे आप सेलफोन लेने गए तो ओप्पो नहीं मिला तो वीवो से काम चल सकता है। ये सारे एक जैसे गुड्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। मैं यहां पर ले लेता हूं पेप्सी का प्राइस। ठीक है, पेप्सी की मैंने क्या ले ली है, कीमत, और यहां पर मैं ले लेता हूं कोका कोला की मांग। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, पेप्सी और कोका कोला मार्केट में बिल्कुल एक ही रेट पे बिकते हैं। आप देख लेना मार्केट में जाकर, दोनों की कीमत मैच कर लेना। अगर उसकी 20 की बोतल आती है उसकी भी 20 की बोतल, उसकी 45 की बोतल उसकी 45 की, उसकी 60 की बोतल उसकी भी 60 की, मतलब दोनों बिल्कुल एक जैसे रेट पे चलते हैं। इतना कंपटीशन इन दोनों के बीच में। अगर पेप्सी वाला अपना रेट 45 वाले बोतल को अगर वो 60 रुपए कर देता है या 50 रुपए कर देता है तो जो लोग पेप्सी पीते थे बहुत सारे लोग कोका कोला पीने लगेंगे, और कोका कोला के रेट में चेंज नहीं हुआ तो कोका कोला वाले तो रहेंगे ही कोका कोला पे। तो जो कोका कोला पीते थे वो कोका कोला ही पी रहे हैं, लेकिन पेप्सी वाले बहुत सारे लोग कोका कोला में आ गए, तो इससे क्या होगा, कोका कोला की मांग बढ़ जाएगी। सेम ऐसे ही अगर पेप्सी सस्ता हो जाए, पेप्सी अपना 45 रुपए से घटाकर 40 रुपए 30 रुपए कर दे तो कोका कोला वाले इधर शिफ्ट होंगे, जिससे कोका कोला की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप ये देखो कि एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत में आपने परिवर्तन करा तो दूसरे स्थानापन्न वस्तु की मांग पर फर्क पड़ता है। अगर एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ाओगे तो दूसरे स्थानापन्न की मांग बढ़ेगी, और एक स्थानापन्न की कीमत कम करोगे तो दूसरे स्थानापन्न की मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक होता है पूरक वस्तु। पूरक वस्तु वे वस्तु होती है जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती है, एक साथ, यानी कि एक नहीं है तो दूसरे का कोई काम नहीं है। जैसे आप ये देखो सीएनजी और कार, अगर कार है पर सीएनजी नहीं है, सीएनजी है फिर अगर सीएनजी है फिर कार नहीं है तो उसका क्या यूज। तो कार और सीएनजी बिल्कुल एक साथ यूज होते हैं। पेन और इंक दोनों बिल्कुल एक साथ यूज होते हैं। शुगर और टी बिल्कुल एक साथ यूज होते हैं। तो इन्हें हम लोग कहते हैं पूरक वस्तु। पूरक वस्तु वे वस्तु होती है जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि यहां पर मैं ले लेता हूं सीएनजी की कीमत, ठीक है, सीएनजी सिलेंडर की कीमत ले लेता हूं, और मैं यहां पे ले लेता हूं कार की मांग। अब जरा इसी से हम समझ लेते हैं। मान लो सीएनजी का जो सिलेंडर था वो 2000 रुपए का आता था, तो कोई कंपनी 1 लाख कार को बेच रही थी, यानी कि 1 लाख कार की मांग थी मार्केट के अंदर। अचानक गवर्नमेंट ने सीएनजी का जो सिलेंडर है वो 3000 कर दिया, तो बहुत सारे लोग जो आप कार बनाने की योजना ले रहे थे या बना रहे थे या कार लेने की सोच रहे थे, वो सीएनजी के रेट देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे, बोले यार सीएनजी का रेट तो इतना ज्यादा महंगा हो गया। तो वो क्या करेंगे, कार की मांग को कहीं ना कहीं तो कार की मांग कम होगी, तो मैं मान लेता हूं कि 90,000। यहां पर क्या है कि एक पूरक वस्तु की कीमत, अगर एक पूरक वस्तु की कीमत बढ़ी तो दूसरे पूरक वस्तु की मांग में क्या आ गया,
कमी आ गया। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर सीएनजी का रेट 1000 रुपये हो जाए तो कार खरीदने वाले बड़े खुश होंगे और वो क्या करेंगे, कार की मांग को बढ़ा देंगे। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा जो पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर मैंने यही बात लिखी है, आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से नोट कर लेनी है। ठीक है, ये पूरे पैराग्राफ के अंदर मैंने यही चीज लिखी है, इसके अलावा और मैंने कोई भी चीज नहीं लिखी है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के समझा भी देता हूं, आप उसको नोट कर लेना। जो मैंने अभी चार्ट बनाया था उसको आप लोग नोट कर लेना, तो फिर इससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे समझना, संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तुओं की कीमत दूसरे संबंधित वस्तुओं की मांग को प्रभावित करती है। पहली वस्तु कौन सी होती है, स्थानापन्न वस्तु होती है। स्थानापन्न वस्तु कौन सी, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जाती है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि बाइक हो गया और स्कूटी हो गया, स्थानापन्न है। जैसे कि कोका कोला और पेप्सी स्थानापन्न है। ठीक है, तो इसके उदाहरण भी लिखे हुए भाई। कई बार स्थानापन्न वस्तु की डेफिनेशन आ जाती है, उदाहरण लिखने के लिए आ जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। पूरक वस्तु कौन सी होती है, जो एक साथ में प्रयोग में लाई जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जैसे कि सीएनजी और कार हो गया, जैसे कि चीनी और चाय पत्ती हो गई, तो ये एक साथ प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। और आपको मैंने ये बता ही दिया कि अगर चीनी की कीमत बढ़ेगी तो चाय पत्ती के मांग पर क्या फर्क पड़ेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर सीएनजी की कीमत बढ़ी घटी तो कार पर क्या फर्क पड़ेगा, कोका कोला या पेप्सी के रेट बढ़े या घटे तो उस दूसरे के मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो भाई साहब, मांग को प्रभावित करने वाले टोटल 6 पॉइंट मैंने आपको बताए। किसी भी पॉइंट से कहीं से भी क्वेश्चन उठकर बीच में से आपके पास आ सकता है। कोई भी पॉइंट आ जाए, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आप अपने हिसाब से बनाकर उसको लिख सकते हो। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर 2 टॉपिक पढ़े, मांग का अर्थ क्या होता है और मांग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमने आज की क्लास में खत्म कर दिए।